हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट विजन। मेरा नाम है कौशल आनंद सिंह और आज इस वीडियो में हम क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर प्रकाश का चौथा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम दर्पण से संबंधित सभी सूत्रों का अध्ययन करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो 3 आ चुके हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने दर्पण पढ़ाया है, दर्पण के प्रकार पढ़ाए हैं और दर्पण से सभी स्थितियों में प्रतिबिंब बनाना सीखा है हम लोगों ने, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण। और आज इस वीडियो में हम दर्पण से स्टूडेंट्स, दर्पण से संबंधित जो पहला फॉर्मूला है वो ये है कि वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में क्या रिलेशन होता है, यानी क्या संबंध होता है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात यह है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, वो सदैव जो है फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, यानी 2 इंटू फोकस दूरी। ठीक है, अगर इसे हम संकेत में लिखें तो लिखेंगे R इक्वल टू 2F। तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला जिसका हम यूज करेंगे क्वेश्चन लगाते समय। अगर इसी को हम दूसरे तरीके से लिखें तो आप देख सकते हैं, अगर F का मान निकालना चाहें हम F, तो 2 नीचे चला आएगा, तो F बराबर हो जाएगा R/2। तो ये या में है, यानी दोनों बातें एक ही है। R बराबर क्या है 2 इंटू F, तो अगर F बराबर निकालें तो 2 कहां चला आएगा अपॉन में, तो F बराबर हो जाएगा R/2। यानी ये दोनों फॉर्मूले हम यूज करेंगे, दोनों फॉर्मूले एक ही है। तो ये रहा हमारा पहला फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला देखते हैं। तो जो अगला फॉर्मूला है वो सबसे मेन फॉर्मूला है पूरे दर्पण चैप्टर का, क्योंकि सभी क्वेश्चन उसी पर लगेंगे। ठीक है, तो ये है वस्तु की दूरी। ठीक है, तो दर्पण में कहीं ना कहीं तो वस्तु रखेंगे ही, वस्तु की दूरी जिसे हम U से प्रस्तुत करते हैं, कामा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी जिसे हम V से प्रदर्शित करते हैं, तथा फोकस दूरी, फोकस दूरी जिसे हम प्रदर्शित करते हैं F से, में संबंध, यानी इनमें क्या रिलेशन होता है। तो यहां भी एक फॉर्मूला हमें प्राप्त होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप मैंने क्या लिखा है? तो मैंने लिखा है वस्तु की दूरी। तो मान लीजिए कोई दर्पण है, यहां पे कोई भी दर्पण हो, चाहे अवतल या उत्तल हो, इसका ये मुख्य अक्ष है, तो यहां पे कहीं ना कहीं वस्तु रखेंगे। तो जो वस्तु की दूरी ध्रुव से नापेंगे उसको हम प्रस्तुत करेंगे U से। कैसे प्रस्तुत करेंगे? U से। और प्रतिबिंब मान लो कहीं भी बना तो जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो भी ध्रुव से मापेंगे और उसको प्रस्तुत करेंगे V से। और फोकस दूरी को कैसे प्रस्तुत करते हैं? F से। ठीक है, तो जो संबंध निकल कर आता है वो ये है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, तो संबंध आता है 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। तो ये है हमारा सबसे मेन फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, ये सबसे मेनली फॉर्मूला है, क्योंकि इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन में लगभग ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। इसी से हम वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करेंगे, अगर फोकस दूरी ज्ञात होगी तो। ठीक है, तो आप अच्छे समझ लीजिए कि इसमें कौन कौन से टर्म्स है। तो पहले फॉर्मूला क्या है? 1/F, 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। दोनों के लिए है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के लिए। F क्या है? तो F जो है वो क्या है? फोकस दूरी, फोकल लेंथ। क्या है? फोकल लेंथ। ठीक है, U क्या है? तो U जो है वस्तु की दूरी है, कहां से? ध्रुव बिंदु से। ध्रुव से दूरी नापेंगे। ठीक है, तो जो U है वो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और बात करेंगे V की, तो V क्या है? तो V है डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, तो कुल मिला के F जो है फोकस दूरी है, V प्रतिबिंब की दूरी है, U क्या है? वस्तु की दूरी। आपके क्वेश्चन में दिया होगा कि हम जो है
दर्पण के सामने इतनी दूरी पर वस्तु रख रहे हैं तो u का मान पता चल गया। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी इतनी है तो v का मान ज्ञात करिए। तो इन दोनों का मान अगर दिया आएगा तो इसका मान ज्ञात हो जाएगा। तो जब क्वेश्चन आएंगे तो समझ में आएगा कि इस सूत्र को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा फार्मूला। अगला फार्मूला देखते हैं क्या है। तो अगला जो फार्मूला है वो है रेखीय आवर्धन। ठीक है, तो दरअसल रेखीय आवर्धन एक फार्मूला भी है और साथ में एक टॉपिक भी है। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ भी देता है, इसकी डिफिनेशन भी पूछ देता है कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो देखिए थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। रेखीय आवर्धन, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, देखते हैं क्या है ये। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं रेखीय आवर्धन होता क्या है। तो पहले बात करते हैं आवर्धन क्या होता है। तो देखिए आवर्धन शब्द का मतलब ये निकलता है कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु कितनी बड़ी हो गई है, कितनी गुनी बड़े हो गई है अथवा कितनी गुनी छोटी हो गई है। या तो बड़ी हो जाएगी या तो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो आवर्धन शब्द का मतलब ये होता है कि कोई चीज बड़ा हुआ है अथवा छोटा हुआ है, यानी क्या उसका तुलनात्मक कितना उसके अंदर परिवर्तन हुआ है, वो होता है आवर्धन। अब बात करते हैं रेखीय क्यों है। तो देखो हम वस्तु को कैसे मान रहे हैं, एक लीनियर। जितने भी हम लोग दर्पण से प्रतिबिंब बनाए हैं उसमें वस्तु को कैसे लिए थे, एक लाइन के रूप में। तो लाइन या तो छोटी हो जाएगी या तो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो जो आवर्धन होगा उसका लीनियर होगा, रेखीय होगा, यानी रेखा या तो छोटी हो गई या तो बड़ी हो गई। हमने वस्तु को कभी भी एरिया के रूप में नहीं लिया, ठीक है, या फिर किसी आयतन के रूप में नहीं लिया। ठीक है, अगर हम वस्तु को जो है रेक्टेंगुलर शेप में लेते हैं तो पूरा उसका क्या होता, एरिया होता, क्षेत्रफल होता। और अगर उसे जो है कुछ घन या घनाभ के रूप में लेते हैं तो उसका क्या होता, पूरा का पूरा, तो ये पूरा आयतन निकलता। ठीक है, तो वस्तु हमने ली है रेखा के रूप में, तो जो आवर्धन होगा वो क्या होगा, रेखीय आवर्धन। ठीक है, इसके अलावा वस्तु अगर हम लोग जो है क्षेत्रफल के रूप में लेते तो हमारा होता क्षेत्रीय आवर्धन, यानी वस्तु का क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ गया अथवा कितने गुना घट गया। अगर वस्तु को हम आयतन के रूप में लेते तो बोलते हैं आयतनीय आवर्धन, यानी आयतन कितना बढ़ गया अथवा कितना घट गया। लेकिन हमने वस्तु को जो है एक रेखा के रूप में लिया है तो हमारा जो आवर्धन होगा वो क्या होगा, रेखीय आवर्धन। ये तो रहा इसका मतलब। इसकी परिभाषा क्या होगी, तो देखिए परिभाषा बिल्कुल सिंपल है। रेखीय आवर्धन, ठीक है, किसी दर्पण का रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि किसी दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो फॉर्मूला बन जाएगा रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई। ठीक है, अगर इसे हम जो है संकेत के रूप में डिनोट करें तो आप समझिए रेखीय आवर्धन को हम m से प्रस्तुत करते हैं, स्मॉल m से। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से प्रस्तुत करते हैं, I फॉर इमेज। ठीक है, देखो प्रतिबिंब की दूरी जो थी वो v से थी। प्रतिबिंब की जो दूरी थी पिछले वाले में कैसे थी, v से, लेकिन प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो कैसे होगी, I से डिनोट होगी। और वस्तु की लंबाई कैसे डिनोट होगी, तो O से। वस्तु की लंबाई कैसे डिनोट होगी, O से। वस्तु की दूरी कैसे डिनोट होती है, U से, लेकिन वस्तु की लंबाई कैसे होगी, O से। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला रेखीय आवर्धन का। रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन, यानी m बराबर I अपान O। I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, O क्या है, वस्तु की लंबाई, m क्या है, तो ये है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन कैसे प्रस्तुत करते हैं, m से। ठीक है, सो स्टूडेंट देखिए रेखीय आवर्धन से जुड़ा हुआ एक और फॉर्मूला है, वो ठीक ऐसा ही है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे m इक्वल टू I अपॉन O इक्वल टू माइनस V अपॉन U। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद करने हैं। m बराबर I अपॉन O, m इक्वल टू I अपॉन O, ये तो सेम है, लेकिन इसी के इक्वल टू में होगा माइनस V अपॉन U। ठीक है, तो देखिए
जितने फार्मूले मैंने बताए हैं, 3 फार्मूले अब तक बता चुके हैं, ये चौथा है, तो ये सभी फार्मूले आपको जो है प्रूफ नहीं, डेरिवेशन नहीं करने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का जो सिलेबस कहता है क्लास 10th के लिए, उसमें ये लिखा है साफ साफ कि इन सभी फार्मूलों के लिए डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इन सभी फार्मूलों को याद रखेंगे जिससे हम लोग क्वेश्चन लगा सकेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूले बिल्कुल ईजी हैं याद करने में, और जब क्वेश्चन लगाएंगे तो धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए m इक्वल टू होता है I अपॉन O इक्वल टू माइनस V अपॉन U। ये फॉर्मूला जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जब निकालते हैं डेरिवेशन में, तो यहाँ पे क्या आता है, माइनस। ठीक है, अच्छा एक बात और कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है, फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो m क्या है, रेखीय आवर्धन, अभी पढ़े हैं। I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। O क्या है, वस्तु की लंबाई। V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, कहां से, पोल से, ध्रुव से। ठीक है, और U क्या है, तो U है वस्तु की दूरी। ठीक है, तो ये रहे फॉर्मूले जो हम क्वेश्चन लगाएंगे जब दर्पण के आंकिक प्रश्न, तो उसमें हमारी जो है यूज में आएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये फॉर्मूले पढ़ लिए। अब सबसे जो है मेन टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो ये है कि चिन्ह परपाटी नियम क्या होता है। ठीक है, तो हम चिन्ह परपाटी नियम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि चिन्ह परपाटी नियम होता क्या है। सो स्टूडेंट्स, हमने दर्पण से संबंधित सभी सूत्र तो पढ़ लिए, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे आंकिक प्रश्न, तो उसमें चिन्ह परपाटी नियम का जो है बहुत मेन रोल होगा। ये साइन कंजर्वेशन लॉ है, ये बताता है कि कौन से जो वैल्यू माइनस में लेने हैं अथवा प्लस में लेने हैं। और ये बेस्ड किस पर है, तो ये बेस्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, यानी निर्देशांक ज्यामिति पर। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। तो ये कुछ अंकों को निर्देश करती है। ठीक है ना, निर्देश अंकों द्वारा चलती हैं। तो इसमें हम किसी भी प्लेन को 4 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, 4 कोऑर्डिनेट में बांट लेते हैं, 1 2 3 4, और लेते क्या है, तो इसको हम बोल लेते हैं ओरिजिन पॉइंट, और इसको मान लेते हैं 0,0। ठीक है, तो इस क्षैतिज वाले को, हॉरिजॉन्टल को हम मानते हैं एक्स एक्सिस, और इस वर्टिकल को मानते हैं ऊर्ध्वाधर को वाई एक्सिस। ठीक है, तो इधर जब दूरी चलेंगे तो ये होगा प्लस एक्स। ठीक है, और इधर चलेंगे बाएं साइड तो बोलेंगे माइनस एक्स, यानी है तो एक्स एक्सिस लेकिन इधर प्लस इधर माइनस। ऐसे ही मैंने बोला कि ये वाई एक्सिस है, तो ऊपर जाएंगे तो प्लस वाई और नीचे आएंगे तो माइनस वाई। तो जो हमारा दर्पण का चिन्ह परपाटी नियम है, ये बिल्कुल निर्देशांक ज्यामिति के ऊपर ही आधारित है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चिन्ह परपाटी नियम की जो पहली लाइन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ये कहती है कि हम सदैव वस्तु को बाईं तरफ रखते हैं। ठीक है, चिन्ह परपाटी नियम जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हम वस्तु को सदैव किधर रखेंगे, बाईं साइड, और इधर से हम प्रकाश की किरणें भेजेंगे जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिगर बनाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि दर्पण का परावर्तक तल भी इसी साइड होना चाहिए। अगर हम दर्पण को घुमा के इधर रख दें और ये जो पार्ट है हैचिंग वाला इधर हो जाए, तो दर्पण का प्रतिबिंब तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो अवतल दर्पण में इसका परावर्तक तल इधर होना चाहिए, उत्तल दर्पण में परावर्तक तल किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। तो ये इसकी पहली लाइन है कि जो वस्तु है वो सदैव बाएं तरफ रखेंगे। किधर रखेंगे, बाएं तरफ। ये चिन्ह परपाटी नियम का पहला रूल है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है चिन्ह परपाटी नियम का, तो चिन्ह परपाटी नियम निर्देशांक ज्यामिति पर आधारित है। तो ये बोलता है कि जो ध्रुव बिंदु है, पी बिंदु, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, ध्रुव बिंदु को आप मूल बिंदु मानेंगे, ओरिजिन पॉइंट। इसका मतलब ये है कि यहां का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0,0। ठीक है, तो कहता है दूसरा पॉइंट चिन्ह परपाटी का कि दर्पण का ध्रुव बिंदु को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां यहीं से मापी जाती हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जब भी हम कोई दूरी मापेंगे वस्तु की, प्रतिबिंब की, मान लो हम लोगों ने वस्तु जो है यहां कहीं रख दी, वस्तु यहां पे रख दी। ठीक है, एक मिनट, चाहे बना ही लेते हैं। मान लो हमने यहां पे वस्तु रख दी, ठीक है, और प्रतिबिंब कुछ यहां बन गया, ये O हो गया, ये क्या हो गया, I। तो दूरी कहां से मापेंगे कि O रखा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो कहां से मापेंगे, तो वो मापेंगे P से। तो P से मापेंगे कि ये कितनी दूर पे रखा है। ठीक है, और I इमेज बना है यहां पे, तो इसकी दूरी जो है भी कहां से मापेंगे हम लोग, P से, ध्रुव से। यानी चिन्ह परपाटी के जो है नियम का जो दूसरा पॉइंट है वो कहता है
कि आपको जो है ध्रुव बिंदु को ही मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां वहीं से मापनी है। इसको आप 0 मानेंगे और सभी दूरियां इधर और इधर वहीं से मापेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। सो स्टूडेंट्स, हमने चिन्ह परपाटी नियम के 2 पॉइंट पढ़ लिए हैं। आइए 2 पॉइंट और पढ़ लेते हैं। तो जो तीसरा पॉइंट है वो ये कहता है, तो हमने दूसरे पॉइंट में पढ़ा कि हमें सभी दूरियां कहां से मापनी है, मूल बिंदु से, P से। ठीक है, तो जो तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर मूल बिंदु से बाएं साइड की दूरी माप रहे हो, इस साइड की, तो वो लेनी है निगेटिव, और दाएं साइड मापोगे तो क्या लोगे, पॉजिटिव। ठीक है, वैसे इस दर्पण में होगा, इस बिंदु से, ध्रुव बिंदु से अगर आप बाएं साइड आ रहे हो तो उसे क्या लोगे, माइनस, और इधर जा रहे हो तो क्या लोगे, प्लस। बात समझ में आ गई। उसके अलावा जो चौथा पॉइंट है वो ये बोल रहा है कि मुख्य अक्ष के ऊपर जाओगे, मुख्य अक्ष के कहां जाओगे, ऊपर, अगर कोई दूरी मापोगे तो उसे क्या लोगे, पॉजिटिव, और मुख्य अक्ष के नीचे कोई दूरी मापोगे तो उसे क्या लोगे, नेगेटिव। ठीक ऐसे ही मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियों को आप धनात्मक लेंगे और मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरियों को क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 पॉइंट दर्पण से संबंधित चिन्ह परपाटी नियम में, यही 4 पॉइंट मेन है। ठीक है, एक बार मैं और अच्छे से समझा दूं कि चिन्ह परपाटी नियम हमारा जो है वो निर्देशांक ज्यामिति पर बेस्ड है, आधारित है। तो यहां पे मान लेते हैं मूल बिंदु P है, यानी ध्रुव बिंदु P है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। ठीक है, और मान लेते हैं यहीं पे कहीं दर्पण रखा हुआ है, ये इसका P बिंदु है। तो बोल क्या रहा है कि पहली बात कि वस्तु को सदैव किधर रखना है, बाएं साइड, यहां रख के प्रकाश डालोगे। ठीक है, यहां पे कोई भी दर्पण हो मान लेते हैं। ठीक है, तो यहीं से रख के प्रकाश डालोगे। दूसरा पॉइंट बोला कि सभी दूरियों को आपको यहीं से मापना है, बाएं और दाएं। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि अगर P के आप इस साइड आएंगे, इस साइड, बाएं साइड, तो क्या लोगे, माइनस। तो निर्देशांक ज्यामिति में भी देखे थे हम लोग कि इस साइड दूरी मापी क्या थी, क्या थी, -x। ठीक है, तो इधर की दूरी क्या हो गई, माइनस। इसके अलावा अगर दाएं साइड जाओगे तो क्या लोगे, प्लस। तो हमने जो है निर्देशांक ज्यामिति में दिखाया था कि इधर क्या होता है, +x। ठीक है, अब देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर जाएंगे तो क्या लेंगे, प्लस, और मुख्य अक्ष के नीचे आएंगे तो क्या लेंगे, माइनस। ठीक है, तो ये है हमारा साइन कंजर्वेशन लॉ, यानी कि दर्पण से संबंधित चिन्ह परपाटी नियम। तो ये था। अच्छा, इसको चिन्ह परपाटी नियम को जो हम और अच्छे से स्टडी करेंगे तो हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ नोट मिलेंगे। वो क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। ठीक है, जब हम चिन्ह परपाटी नियम का यूज करने जाएंगे, ठीक है, तो इनका अध्ययन करेंगे तो हमें कुछ नोट्स प्राप्त होंगे। ठीक है, तो वो नोट्स मैं आपको जो है दिखा दे रहा हूं कि क्या क्या होंगे जो कभी बदलेंगे नहीं, यानी कि जिनका मान कभी बदलने वाला नहीं है। तो देखिए क्या क्या है। तो देखिए जो नोट 1 है वो ये है, वो ये कहता है कि वस्तु को सदैव बाएं साइड रखना है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बना लूं, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर प्लस, इधर माइनस। एकदम याद रखना है, चिन्ह परपाटी नियम निर्देशांक ज्यामिति है। ठीक है, और यहां पे जो बिंदु होगा वो क्या होगा, P। चिन्ह परपाटी नियम हमसे ये बोला है कि वस्तु को सदैव किधर रखना है, बाएं तरफ। ठीक है, तो वस्तु इधर कहीं रखेंगे हम लोग, तो जो वस्तु की दूरी u होगी, वस्तु की दूरी कहां से मापेंगे, P से, और इसे कैसे प्रयुक्त करते हैं, u से। तो जो वस्तु की दूरी होगी वो सदैव कैसी होगी, ऋणात्मक। वो कभी प्लस हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हम वस्तु को सदैव किधर रखेंगे, बाईं तरफ, और बाईं तरफ रखे गए तो बाईं तरफ की जो मापी गई दूरियां होंगी वो कैसी होंगी, ऋणात्मक। तो यानी जो नोट में पहला पॉइंट होगा वो ये होगा कि वस्तु की दूरी सदैव क्या होगी, ऋणात्मक। यानी मैं अगर लिखूं तो u जो है सदैव क्या होगा, निगेटिव होगा, जो हमारा पहला पॉइंट है। ठीक है, नोट्स में जो दूसरी पॉइंट है वो ये है कि वस्तु की लंबाई। तो देखो वस्तु सदैव हम रखेंगे सीधा, वस्तु कैसे रखेंगे, सदैव हम सीधा। प्रतिबिंब सीधा भी बन सकता है अथवा उल्टा भी बन सकता है। ठीक है, प्रतिबिंब सीधा भी बन सकता है, प्रतिबिंब उल्टा भी बन सकता है, लेकिन वस्तु को हम रखना है, हमें रखना है, तो हम वस्तु कैसे रखेंगे, सदैव सीधा। तो जो वस्तु की जो लंबाई होगी, इसे ओ से प्रयुक्त करते हैं, वस्तु की लंबाई वो सदैव कैसी होगी, पॉजिटिव। तो ओ का मान क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव।
ठीक है, तो हमें 2 पॉइंट मिल गए। u का मान हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि वस्तु किधर रखेंगे, बाएं। प्रतिबिंब बाएं भी बन सकता है और दाएं भी बन सकता है, तो उसका कोई क्लियर नहीं है, ठीक है। लेकिन अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या निकला है कि जो वस्तु की लंबाई है वो सदैव क्या होगी, धनात्मक। हाँ, प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक भी हो सकती है, अगर सीधा बनेगा तो, उल्टा बनेगा तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। 2 पॉइंट मिल गए। तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। तो देखिए, मुझे फिगर बनाना पड़ेगा, जल्दी से बना दे रहा हूं। ये हमारा अवतल दर्पण, ये इसका P बिंदु, ये इसका F और ये हो गया C। ये हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है, ये हमारा उत्तल दर्पण, ये हो गया P बिंदु, ये हो गया F बिंदु और ये हो गया C बिंदु, ठीक है। तो देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, तो ये P बिंदु है और ये है F बिंदु, तो ये जो दूरी होगी इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। तो P बिंदु के सापेक्ष किधर है, बाएं तरफ है, किधर है, बाएं तरफ। तो हम लिखेंगे कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो सदैव कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। कैसी होगी, ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि हमारा दर्पण हमेशा ऐसे ही रखा रहेगा, वस्तु को इधर रखना है, तो जो इसका फोकस लेंथ आ रही है वो किधर आ रही है, बाएं तरफ आ रही है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव क्या लेंगे, ऋणात्मक। तो अगर क्वेश्चन में लिखा होगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो हम तुरंत F का मान क्या लेंगे, -25 सेंटीमीटर। चौथा पॉइंट कि उत्तल दर्पण की क्या होगी। तो देखिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी P के सापेक्ष किधर है, दाएं तरफ। किधर है, दाएं तरफ। तो P के दाएं तरफ की दूरी क्या होगी, पॉजिटिव। तो यानी हम लिखेंगे उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो सदैव क्या होगी, धनात्मक, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन में अगर दिया होगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो हम जो है F का मान +25 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 4 पॉइंट। तो देखिए, 4 पॉइंट तो हो चुके हैं, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट है वो है अरेखीय आवर्धन से संबंधित। तो रेखीय आवर्धन संबंधित से क्या मुख्य नोट निकलेगा, तो मैं पहले इसको मिटा दूं। तो जो हमारा 5वां पॉइंट निकल के आता है वो ये है कि m का मान कैसे इफेक्ट होगा चिन्ह परपाटी के नियम से। तो देखिए, मैंने आप लोगों को जो है दर्पण से जब प्रतिबिंब बना रहा था तो एक नोट लिखवाया था कि जो हमारा आभासी प्रतिबिंब में सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। तो देखिए, m का मान इससे कैसे प्रभावित होगा। तो यदि प्रतिबिंब आभासी बने, कैसा बने, आभासी, तो आभासी का मतलब क्या निकला, सीधा, ठीक है। तो जो m का मान होगा वो सदैव कैसा होगा, तो पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव। अब ये कैसे पता चला, तो समझिए बात को। ये हमारा दर्पण है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, कोई दे लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, वस्तु तो हमेशा रखेंगे हम सीधा, तो जो O का मान होगा, जो O होगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। मैंने अभी बताया कि O का मान ऐसा क्या होगा, पॉजिटिव। वस्तु की लंबाई क्या होगी, धनात्मक। अब आभासी बन रहा है, कैसा बन रहा है, आभासी यानी सीधा बन रहा है, तो प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा, सीधा, यानी प्रतिबिंब भी जो है ऊपर ही बनेगा। कैसे बनेगा, ऊपर। तो जो I का मान होगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो m = क्या होता है, I/O, और I/O, I का मान भी प्लस है, O का मान भी क्या है, प्लस है। तो जो हमारा m का मान आएगा वो क्या आएगा, प्लस। बात समझ में आ गई। देखिए, वस्तु सीधा रखेंगे तो वस्तु की लंबाई कैसे लेंगे, प्लस लेंगे। प्रतिबिंब भी जो है सीधा बन रहा है, आभासी का मतलब क्या बन रहा है, सीधा, तो उसका मान भी क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, प्लस। तो यदि m = I/O और I का मान भी प्लस है, O का मान भी प्लस है, तो m का मान भी क्या होगा, प्लस ही होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि यदि, लास्ट पॉइंट है, यदि वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक बने, तो वास्तविक बनने का मतलब है कैसा बनेगा, उल्टा। तो m का मान क्या होगा, तो आप समझ गए होंगे, नेगेटिव होगा। लेकिन फिर भी समझ लेते हैं कैसे। तो देख लीजिए, इस बार क्या हो रहा है, तो वस्तु तो हम रखेंगे सीधा, तो O का मान प्लस होगा, लेकिन हमारा जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बन रहा है, यानी उल्टा। तो कुछ
उल्टा बन रहा है तो जो आई का मान होगा, प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो कैसी हो जाएगी, माइनस। तो m इक्वल टू होता है I अपान O, तो I का मान निगेटिव है, ठीक है, और O का मान क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव जो है कटेंगे, भाग देंगे एक दूसरे में, तो क्या आएगा, m का मान आएगा निगेटिव। कैसा आएगा, निगेटिव। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आप ये बात समझ सकते हैं, नोट्स में आप जो है ये नोट कर लीजिए कि m बराबर जो होगा वो हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। कब, जब प्रतिबिंब वास्तविक बने यानी उल्टा बने, ठीक है। तो देखिए चिन्ह परपाटी नियम मैंने पढ़ा दिया, और चिन्ह परपाटी नियम से संबंधित कुछ 6 नोट्स निकल के आए, वो भी पढ़ा दिया है। तो कुल मिला के जितने भी, देखो आज का जो टॉपिक हो याद करने वाला है, आप उसे अच्छे से कॉपी में नोट्स कर लीजिए। अभी मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, यानी आंकिक प्रश्न लगवाऊंगा, ठीक है। हर टाइप का आंकिक प्रश्न लगवाऊंगा, बहुत ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं लगवा सकता, लेकिन हर टाइप का 1 या 2 क्वेश्चन, यानी जो टाइप होते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के 1 या 2 क्वेश्चन लगा दूंगा, ताकि बाकी क्वेश्चन आप घर पे बैठ के किसी भी रेफरेंस बुक से लगा सकते हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या चाहिए, तो पहली बात 3 चीजें चाहिए। पहले जो सूत्र मैंने पढ़ाया है वो पढ़िए, उसको लिखिए, याद करिए। उसके बाद चिन्ह परपाटी नियम याद करिए, बिल्कुल आसान है, बाएं माइनस, दाएं प्लस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने 6 नोट पढ़ाए हैं वो याद रखिए। पहला क्या, कि वस्तु की जो दूरी होगी वो सदैव कैसी होगी, ऋणात्मक। वस्तु की लंबाई कैसी होगी, धनात्मक। उसके बाद अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव कैसी होगी, ऋणात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी, धनात्मक। और लास्ट में 2 पॉइंट ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो m का मान प्लस लेंगे, और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो m का मान क्या लेंगे, माइनस यानी निगेटिव लेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो में हम इतना ही रहने दे रहे हैं, बाकी अगले वीडियो में जो है हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।